डॉक्टर साहब आप क्या जैसे अब जो पोजीशन है 2024 पे आप क्या देख रहे हैं? जैसे मोदी जी 2024 और 2014-19 में आए, तो 2024 को आपको क्या लग रहा है? नहीं, अब तो देखिए सारे देश में बच्चा बच्चा कह रहा है कि अब की बार 400 पार, है ना। अब मोदी जी स्वयं कई बार इस बात को कह चुके हैं, पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं। आपके हिसाब से और कितनी चारों सीटें तरफ हैं? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में तनिक भी संदेह नहीं कि पहले से ज़्यादा अच्छे मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव जीतेंगे और देश के दोबारा से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब जो सीटें आई थी इससे ज़्यादा ही होंगी। मेरे को यही लगता है कि जो भी उन्होंने 14 में किया उससे बेहतर 19 में किया था और 19 से बेहतर 24 में तो किया। सब साउथ में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। अब देखिए, अब वो इस बार संभावना है? देखिए, मैं इस टेक्निकलिटी में नहीं जाता। मैं कोई एक एक देश के स्टेट का कोई अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेट में जाके कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में कोई डिटेल में कुछ सीटें मिलेंगी डिटेल में विश्लेषण नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी पार्टी जितनी मेहनत कर रही है, जितनी मेहनत स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने साउथ में जाके इस बार विशेष रूप से की है, और जितना दक्षिण के विकास के लिए पिछले 10 साल में प्रयास हुआ है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रयास हुआ है, वैसे ही दक्षिण के लिए भी प्रयास हुआ है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हों, दूसरे इश्यूज़ हों, तो हमें पूरा विश्वास है कि साउथ के लोग भी जो है वो अब मोदी जी को जान गए हैं, पहचान गए हैं, समझ गए हैं, उनकी कार्यशैली को देख लिया है। और वो जो भविष्य में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो उनका बड़ा सपना है, उसकी गहराई को साउथ का सारा देश समझ रहा है, सारी दुनिया समझ रही है। सारी दुनिया में भारत का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से रोशन किया है, जिस तरह से बड़े बड़े देशों ने उनको अवार्ड दिए हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ ने उनको अवार्ड दिए हैं, G20 जैसा इतना सफलतापूर्वक उन्होंने विश्व के सारे जो रेलेवेंट देश हैं उनको बुलाकर जो सम्मेलन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी भारतीय कहीं पर भी दुनिया में किसी भी मुसीबत में फंसा है, तो जितने सफलता के साथ और जितने डायनामिक तरीके से तुरंत उनको उस मुश्किल से बाहर निकाल कर और प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, ये सब चीज़ों की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना सारे देश और दुनिया में हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली राज्य में, पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे जो कार्य किया है, बहुत अद्वितीय कार्य किया। विवादों से हमेशा दूर रहे। पहले राजनीतिक ऐसे हैं जो विवादों से बिल्कुल दूर हैं। पोलियो का सबसे पहले कार्य शुरू करने वाले दिल्ली में शुरू किया, वहाँ लागू कराया, फिर पूरे देश में। आज पूरे देश में कोई भी पोलियो पेशेंट नहीं है। वो पूरा श्रेय, पूरा उस ऑपरेशन को ऑपरेट करना और वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया था। हर्षवर्धन जी के बारे में मैं आपको बतला दूं कि डॉक्टर साहब के ही सहयोग से कोविड का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, और कोविड में देश की ये पोजीशन थी कि हमारे यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा थी, आबादी बहुत पास पास थी, और उसके बावजूद भी जितना सफल आपने कोविड का इंतज़ाम किया है वो मानना पड़ेगा। दिल्ली में ये स्थिति थी कि केजरीवाल की गवर्नमेंट ठीक से कार्य नहीं कर रही थी, काफ़ी लापरवाही कर रही थी, मगर पूरे देश को, पूरे दिल्ली को बचाने पे उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक योगदान रहा। इंटरनेशनल मेडिकल उस पर भी जो डॉक्टर साहब ने किया है वो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। जैसी चादर उन्होंने कोड़ी ओढ़ी थी वैसी ही उतार करके साथ सम्मान रखी, ये एक श्रेय जाता है। दिल्ली में तमाम नेता रहे, स्टीफन रहे, ब्रह्म प्रकाश जी रहे, शीला दीक्षित रहीं, भगत साहब रहें, सज्जन कुमार रहें, टाइटलर रहें, सभी लोग विवादों में ज़रूर हैं। टाइटलर और भगत जी में और सज्जन कुमार पे हत्या के आरोप रहे, खुलेआम उनको देखा गया दंगों में। परंतु डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक ऐसे हैं जो विवादों से बिल्कुल दूर हैं, और जो कार्य उन्होंने किया, आपको बता रहे धूम्रपान के खिलाफ भी सबसे पहले दिल्ली मूवमेंट किया, फिर हिंदुस्तान में लागू हुआ। तो आप ये देखिए कि इसका कोरोना में और पोलियो में, धूम्रपान पे, जलवायु पे जितना कार्य किया है डॉक्टर साहब ने, वो एक अपने आप में पूरे देश में लागू हुआ। तो
तो एक राजनीति में जो नैतिकता को बरकरार रखा और जो काम किया पब्लिक के लिए, तो हम ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं कि आपने इतना कार्य किया, और आप ये समझ लीजिए कि आपके किए हुए कार्य कई मेडिकल कॉलेजों में आज भी याद किए जाते, कई लोगों को नौकरियां मिली, परंतु आपने कभी अपनी ओर से जिक्र नहीं किया। आज हमारा आने का मकसद सिर्फ यही रहा कि आपने कभी भी ये चीज़ नहीं बताई किसी को भी कि आपने जैसे कार्डियोलॉजी डिप्लोमा का आपने शुरू कराया। देखिए, बात यह है कि जो भी पिछले मेरा सार्वजनिक जीवन 30 साल का हो गया है, और उसमें 5 बार एमएलए का मैंने चुनाव जीता है और 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव जीता है। दिल्ली सरकार में भी मंत्री रहने का मौका मिला है। दिल्ली में मैं स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, विधायी कार्य मंत्री, ये सब विभाग मेरे पास थे। और ऐसे ही भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वाला जो विभाग होता है, ये सब मेरे पास विभाग रहे हैं। अब ये तो 30 वर्ष की यात्रा हो गई। इसमें संगठन के अंदर भी बहुत सारे दायित्व रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला 2002-03 के आसपास। 4 बार दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। और विचार के परिवार के हिसाब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी के रूप में 5 साल काम करने का मौका मिला। डॉक्टर हूँ इसलिए बीजेपी के डॉक्टर्स सेल के कन्वीनर के रूप में सारे देश के अंदर जो बीजेपी से जुड़े डॉक्टर्स हैं उनकी यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। तो अब ये तो इतनी लंबी यात्रा है। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ काम आदमी करता है उसका दिन रात प्रचार करने में ही लगा रहे, और मैंने कभी कोई उस दृष्टि से प्रचार नहीं किया। प्रचार तो मैं उसको मानता हूँ जो काम करने के बाद जनता उसकी गहराई, गंभीरता और सच्चाई को रियलाइज़ करके जनता जिसका प्रचार करती है या जनता जिसके बारे में चर्चा करती है वो प्रचार होता है। अब अगर इसके ऊपर मैं चर्चा करना शुरू कर दूं कि कितने काम मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किए, कितने मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बनाए, कितने एम्स हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से देश के अंदर बनाए गए, या कितने और नए मेडिकल कॉलेजेस की देश के अंदर स्थापना हुई। लगभग मेडिकल कॉलेज दुगने हो गए, एमबीबीएस की सीट्स दुगनी हो गई, डिप्लोमा के, डीएनबी के कोर्सेज शुरू हो गए, और बहुत सारे नए कानून जो हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन जैसे कानून, नेशनल, बाद में देखिए ये नर्सिंग के लिए कमीशन बना, और एलाइड हेल्थ सर्विसेज के लिए जो है एक कमीशन बना। ऐसी बहुत सारे काम हैं। आपने कोविड का जिक्र किया, पोलियो का आपने स्वयं जिक्र किया, जो तंबाकू के ख़िलाफ़ लड़ाई, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस के ख़िलाफ़ जो है देश का पहला कानून मैंने दिल्ली में बनाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून पूरे भारत के अंदर सब सरकारों को बनाना चाहिए, भारत सरकार को बनाना चाहिए। फिर अटल जी के जब भारत के प्रधानमंत्री थे वो भारत के अंदर भी कानून बना। WHO के अंदर भी जो है दुनिया के 170 देशों ने FCTC पे दस्तखत किए, जिसमें सारे लोगों ने मिलकर तंबाकू के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। तो ऐसे तो बहुत सारे काम हैं। एनवायरनमेंट के अंदर आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो मैंने जो ग्रीन गुड डीड्स का आंदोलन समाज में शुरू किया था उसको ब्रिक्स में रिकॉग्निशन मिली, उसको यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्निशन मिली। आज भी आप ग्रीन गुड डीड्स इंटरनेट पे लिखें तो आपको पता लगेगा कि ये एक ऐसे छोटे छोटे अच्छे काम जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ऐसे सैकड़ों कामों की हमने रिसर्च करके लिस्ट बनाई। लोगों से कहा कि अपने जीवन के अंदर इस शैली को अपनाइए। ईट राइट इंडिया का कैंपेन, फिट इंडिया, ये सब जितने प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन चलाए, इनको बड़ा आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए, क्योंकि ये सब स्वास्थ्यवर्धक कैंपेन्स थे, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाले कैंपेन्स थे। इनके संदर्भ में बहुत सारे काम करने का मौका मिला। तो इनका जिक्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत काम करने का मौका मिला। हमारे समय में CSIR को दुनिया की 1500 लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर 9th पोजीशन तक वो पहुंच गई थी, और हमें
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने पैरामीटर्स होते हैं उनमें देश जो है वो आप समझिए कि साइंस की पब्लिकेशंस में हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गए थे, नैनो टेक्नोलॉजी में 3रे नंबर पर आ गए थे, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर 2-3 नंबर पे दुनिया के अंदर हमने अचीवमेंट्स किया, सुनामी फोरकास्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 30 साल के बाद इस बात का मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हमने जो भी हमारे संगठन से हमने संस्कार प्राप्त किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उन संस्कारों को राजनीति के माध्यम से देश और समाज की और मानव कल्याण की सेवा के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। आपने बड़ा इमोशनल हमारे लिए बात किया, क्योंकि आपने मेडिकल कॉलेज कानपुर से हमारे जो जुड़े हुए प्रसंग हैं, क्योंकि वो 70 के दशक में मेडिकल कॉलेज में हमने काम किया था और उस समय वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी हम लगाया करते थे। पूरी इमरजेंसी के अंदर अंडरग्राउंड काम भी करते थे और फिर 1977 में कानपुर से लेकर और अमेठी तक सभी गाँव में जाकर लोगों को हमने प्रजातंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जयप्रकाश नारायण जी की अपील पर उसकी शिक्षा देना, उनको मोटिवेट करना। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो इतनी लंबी पिछले 50 सालों की यात्रा है मेडिकल कॉलेज में जाने से लेकर और आज तक की, उसके इतने हज़ारों प्रसंग हैं। तो उनकी एक साधारण छोटे से इंटरव्यू में चर्चा करना, मैं नॉर्मली ये सब चीज़ों के लिए कोई इंटरव्यूज़ वगैरह यूजुअली देता नहीं हूँ, लेकिन आपने बहुत आग्रह किया और आपने कहा कि आपका कानपुर से एसोसिएशन रहा है जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे उस ज़माने से, तो इसलिए मेरे लिए भी ये एक प्रकार से भावुक क्षण था, इसलिए मैं ये इंटरव्यू में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में आपको बतलाना हूँ। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि एक बार किंग जॉर्ज में IMA की मीटिंग हुई, उस पर डेंगू के लिए जब बात चली तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब पूछा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी से इसके लिए बात कर लीजिए, उनसे ज़रूर एडवाइस ले लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग 80 के दशक की बात है, तब ENT के बहुत टॉप इंडिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर सरदाना और डॉक्टर सिन्हा। वो कहते थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक दिन पूरे देश में नाम करेंगे, ENT के सबसे टॉप डॉक्टर होंगे। डॉक्टर सरदाना उस समय कहते थे। आप समझ लीजिए अंदाज़। आज भी आप समझ लीजिए डॉक्टर देवेंद्र लाल चंदानी, RC लाल चंदानी, तमाम IMA के लोग डॉक्टर साहब के एहसानों को कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे ढंग से कितने बड़ी बड़ी योजनाएं की, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को बनवाने पे सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे वर्ल्ड में मेडिकल लॉबी हावी है, अमेरिका में ट्रंप की हार की वजह मेडिकल लॉबी रही, डॉक्टर साहब ने मेडिकल लॉबी की यहाँ पे वो नहीं बनने दी, जो पूरे देश को लोग ऑपरेट, और उसको पॉजिटिव उसमें किया कि पोलियो को हटाने पे, कोरोना को हटाने पे। नहीं तो पूरी दुनिया की आपको बताना है राजनीति जो है वो मेडिकल लॉबी जो है वो प्रभावित करती है। अमेरिका की तो पूरी राजनीति चलती, मगर आप एक सिंपल सिपाही के रूप में डॉक्टर का जो काम सेवा का है वो करते रहें, जो अपने आप में एक ताजुब है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपने जिस समय पोलियो वाला अभियान शुरू किया था तो कोई सवाल ही नहीं उठता था भारत के अंदर से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पोलियो में हर गली में पोलियो पेशेंट थे, हर गली में। और आपने दिल्ली में सफल किया, उसके बाद पूरे देश में जब ये बात बताई गई उनको WHO को कि भारत में एक भी पोलियो नहीं, तो WHO ने बड़ी बड़ाई की थी, ये आपके जरिए हुआ। दूसरा, आपने धूम्रपान वाला किया, तो आप ये कैसे सफल हुए? क्या आगे भी ऐसी कुछ योजनाएं हैं? देखिए, पोलियो जो है ये मेरे जीवन का, पोलियो को जड़ से समाप्त करना, जिस तरह से भारत से चेचक समाप्त हो चुका है, दुनिया से समाप्त हो चुका है, इस स्वप्न को देखना मेरे लिए, मैं इसको प्रभु का एक प्रकार से आशीर्वाद मानता हूँ। 1993 में मैं 3 दिसंबर को दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री बना था और उसके 17 दिन के बाद ही जो बच्चों के डॉक्टरों की संस्था है, उनके कुछ डॉक्टरों से मेरी बातचीत और मुलाकात मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हुई थी। और उस बातचीत के दौरान ही ये बात अच्छी तरह से ध्यान में आई कि दुनिया के अंदर जो 60% पोलियोग्रस्त बच्चे केवल भारत में हैं।
और उसका 10% केवल दिल्ली में है। और दिल्ली के जमुना पार में दुनिया के सबसे ज़्यादा पोलियोग्रस्त बच्चे हैं। और पोलियो की बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में अपनी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में संकल्प लिया है, और एक रणनीति जिसमें हम 100% बच्चों को एक साथ पोलियो की वैक्सीन 2 ड्रॉप्स के रूप में उनके मुंह में 2 बूंद अगर डालते हैं एक ही दिन एक ही समय में, तो फिर हम पोलियो की वायरस को जड़ से मानवता के उत्थान के लिए, बचाव के लिए, रक्षा के लिए उसको पोलियो को समाप्त कर सकते हैं। तो वो 20 दिसंबर 1993 को रात में सोच रहा था मैं इन पोलियोग्रस्त बच्चों के बारे में। तो उस दिन मेरे हृदय में, आत्मा में वो सपना पैदा हुआ, और इसको मैं भगवान की कृपा ही मानता हूँ। और अगले दिन फिर मैंने WHO की सहायता से दुनिया भर में जितना काम पोलियो पर हुआ था, उसकी वैक्सीन के बारे में, उसके आंदोलन के बारे में, उसकी जानकारी प्राप्त की। उसको 10 दिन तक मैंने पढ़ा लिखा। 4 लोगों के कोर ग्रुप से ये कहानी शुरू हुई थी, जिसमें 4 लोगों ने हमने विचार विमर्श किया था। एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर, 2 बच्चों के डॉक्टर, एक दिल्ली का हेल्थ सेक्रेटरी और मैं स्वयं। और मेरे कृष्णा नगर के घर पे वो मीटिंग हुई थी। वहाँ से सोचना शुरू किया था, वहाँ से काम करना शुरू किया। 9 महीने दिन रात इस पे काम किया दिल्ली में। दिल्ली की लगभग 400 से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व थीं, डॉक्टर, नर्सेज, इसके अंदर स्कूल के बच्चे, पुलिस वाले, होम गार्ड्स, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व था। और 2 अक्टूबर 1994 को जब सफलतापूर्वक इसको हमने दिल्ली के 4000 पोलियो केंद्रों पर कर दुनिया को दिखाया, और उसमें एक दिन में 12 लाख 3 साल से छोटे बच्चे जो है वो पोलियो केंद्र पर अपने माँ बाप के साथ आए। और उस समय आए जब उसके थोड़े दिन पहले दिल्ली में और सूरत में प्लेग हुआ था। तो दुनिया को विश्वास हुआ, भारत को भी विश्वास हुआ कि ये संभव है। उसके पहले तो लोग कहते थे कि ये भारत जैसे बड़े देश में संभव नहीं है कि एक साथ आप सारे बच्चों को एक ही दिन में और वैक्सीन दे दें, और वो वैक्सीन दे दें जिसको कि सेंट्रल वैक्सीन स्टोर से पोलियो केंद्र तक -20 डिग्री के टेम्परेचर पर पहुंचाना था, वहाँ सुरक्षित रखना था। लेकिन जब दिल्ली में सफलतापूर्वक किया, तो फिर उसके बाद हमने अगले 6 महीने प्रयास किया। केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से मिले, बहुत सारे स्टेट्स के स्वास्थ्य मंत्री से मिले, अपने पार्टी में अडवाणी जी, अटल जी, ऐसे सब हमारे वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद लिया। और फिर उसके प्रयास के कारण सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ में उस समय के मंत्री AR अंतुले साहब थे, उन्होंने मुझे 1 घंटा बोलने का मौका दिया, और देश भर के सारे स्वास्थ्य मंत्रियों को हमने कन्विंस किया। और उसके बाद ये 1995 में राष्ट्रीय आंदोलन बना। सारे देश भर के अंदर आप जानते हैं कि लाखों पोलियो केंद्र बनाए गए। और जब भारत ने इसको 1995 में करके दिखाया, तो फिर ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैला। और भारत की सफलता के बाद नेल्सन मंडेला साहब ने इसको साउथ अफ्रीका के अंदर किक पोलियो आउट ऑफ अफ्रीका, इस आंदोलन को आगे उन्होंने बढ़ाया। और 1998 में जब दिल्ली में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुझे बुलाया, और मैंने फिर दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं आसपास के, इन सब देशों में, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, ये सब जितने देश थे, यहाँ जाकर मैंने इस पोलियो के लिए काम किया। सभी अंतर्राष्ट्रीय कमिटीज़ पर मैं मेंबर था, जिनको ग्लोबल टेक्निकल कंसल्टेटिव ग्रुप कहते हैं, उसकी जेनीवा में मीटिंग्स होती थी। और फिर इससे समझ लिए कि वर्षों तक मैंने इसके लिए काम किया, भारत के उन ज़िलों में जाके काम किया, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो लखीमपुर खेरी हो, चाहे वो गोंडा हो, जहाँ पर पोलियो के, बिहार में काम किया, यूपी में काम किया, जहाँ पोलियो के केसेस समाप्त नहीं हो पा रहे थे। और इस काम में उस समय बाद में अटल जी भी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब तक उन्होंने भी बहुत इसके अंदर हमारे को आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। और लगातार अगले 2 दशक तक इस पर मैं किसी न किसी रूप में काम करता रहा। सरकारें बदलती रही, मैं सरकार में मंत्री नहीं था, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से, अपने संगठन के सिपाहियों की सहायता से इसके ऊपर काम करता रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि अपने जीवन में हम अपने देश को पोलियो मुक्त देख पाएंगे, वो सपना हमारा साकार हुआ। 2014 में
जब 3 वर्ष तक लगातार भारत में एक भी केस नहीं हुआ। अंतिम केस हुआ था 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में, और उसके 3 साल के बाद फिर भारत को और साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं इनको पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया गया। और मेरे लिए ही ये सबसे ज़्यादा संतोष की बात ये थी कि इस 20 साल के सफ़र में 93 से लेकर 2014 तक मैं उस समय भारत का स्वास्थ्य मंत्री बन चुका था, और भारत के पोलियो उन्मूलन का सर्टिफिकेशन WHO की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे आके मेरे दफ्तर के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट दिया। इस बीच में मैंने इस सारे अनुभव को ए टेल ऑफ 2 ड्रॉप्स के रूप में जो अपनी किताब है, उस किताब में भी मैंने उसको लिखा है। उसकी फ़ोटो भी है कि जब मैंने वो सर्टिफिकेट 2014 में प्राप्त किया। तो ये एक प्रकार से लंबी यात्रा थी। इसी तरह से आपने धूम्रपान के बारे में कहा कि डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे एक आरोप लगता रहता है कि भाजपा ने हेल्थ और मेडिकल पे काम नहीं किया, तो हमें याद है कि एम्स का सबसे पहला प्रपोजल आपने ही किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था। तो क्या अब भाजपा ने हेल्थ पे और मेडिकल क्षेत्र पे क्या काम किया है और सरकारों से ज़्यादा कि नहीं? देखिए, ये कहना जैसे एम्स वगैरह किसी ने ज़्यादा किया किसी ने कम किया ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन भारत में तो देखिए वर्षों तक एक ही एम्स था, लेकिन जब हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई और उसके अंदर जो है हमारे कई लोग, सुषमा जी भी उसमें स्वास्थ्य मंत्री बनी, डॉक्टर CP ठाकुर भी बने, उस ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा साहब स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन अटल जी ने एक इनिशिएटिव लिया और एक एम्स को उन्होंने 6 एम्स में परिवर्तित किया, 5 एम्स और ऐड किए। और उसके बाद ये समझिए कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने भी उस काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन उसको जो बहुत बड़ी गति मिली वो नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद मिली। और पहले 5-6 महीने में ही हमें ध्यान है कि ये जो एम्स को बढ़ाने वाली संख्या है ये 6 से 22 की तरफ पहुंच गई थी। और इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने की संख्या, जो बीमारियां हैं दूसरी उनके ख़िलाफ़ जो तरह तरह के आंदोलन विकसित करना, तो हमारी सरकार ने तो लगातार जो है इसके ऊपर काम किया। आपने तंबाकू के बारे में बात किया, तो मैं स्वयं एक नाक कान गले का सर्जन हूँ और मैंने अपने जीवन भर अपनी प्रैक्टिस में ऐसे मरीज़ों को देखा है जो तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, गले में मुंह में कैंसर होता था, बहुत लोगों के ज़बान भी काटना कैंसर के कारण, और इस तरह के ऑपरेशन करने का भी मौका मिला। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अपने जीवन में खुद देखा कि सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं, फिर उनको कैंसर होते हुए भी देखा और फिर उनको मृत्यु का शिकार होते हुए भी देखा, उनके परिवार को तड़पते हुए भी देखा। इसलिए मैंने 1995 में पहले 2 साल के अंदर ही जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री बना था, तो ये कमेटी बनाकर इसका अध्ययन करा के ये एक बिल बनाया था, दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून को जब पास किया गया दिल्ली असेंबली में, वो भी एक लंबी कहानी है, बहुत शुरू में विरोध भी हुआ, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह का कानून दिल्ली में बनाया गया ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बनाना चाहिए, भारत सरकार को बनाना चाहिए। और ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाया, भारत सरकार ने अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको बनाया। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि WHO ने एक ट्रीटी साइन की, उसको FCTC बोलते हैं, तो उसमें 172 देशों ने साइन किया कि हम तंबाकू के ख़िलाफ़ एक साथ जॉइंटली लड़ाई लड़ेंगे, एक ही स्ट्रैटेजी से लड़ाई लड़ेंगे। और उसको फिर आने वाली सरकारों ने भी उसको आगे बढ़ाया। आज देखिए, आज समाज में स्मोकिंग की जो आदत है और तंबाकू के ख़िलाफ़ जो है एक लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा एक जागरूकता पैदा हुई है। और इसको कानून को, जिसमें थोड़ा बहुत फ़ाइन वगैरह भी किया जाता था पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग के लिए, लोगों ने एक इसको फ्रेंडली कानून के रूप में लिया कि भाई ये हमारे ही भले के लिए है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बना कानून। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि क्या जैसे 2024 का चुनाव होने जा रहा, क्या उसमें एक मुद्दा ये भी है कि हेल्थ के और कई बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए किसने काम किया, इसके आधार पे भी मतदाता वोट देता है। तो क्या आप महसूस करते हैं कि भाजपा ने या कांग्रेस ने
इसमें हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किसने ज़्यादा कार्य किया है, किसको ज़्यादा वोट मिलने से? ये बात तो उचित नहीं होगी इस तरह के कंपैरिजन्स वगैरह करना कि किसने क्या किया। सब सरकारें अपनी तरफ से जो भी भाजपा की उपलब्धि अपनी तरफ से बेस्ट काम करती हैं, और मैं ये समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी भारत के जो इतिहास के एक बहुत ही अत्यंत योग्यतम प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, जिनको कहते हैं बहुत ही डायनामिक और बहुत ही विजनरी प्रधानमंत्री हैं। खाली हेल्थ के क्षेत्र में नहीं, उन्होंने सब क्षेत्रों में, एजुकेशन में नई एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन्होंने हमारे कोई जितने सांस्कृतिक विषय हैं, इमोशनल विषय हैं, हमारे देश के बड़ी बड़ी जो 50 साल की समस्याएं थी, कोई धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक, या ट्रिपल तलाक से लेकर, और बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत सारे बॉर्डर पर इश्यूज़ थे जिनकी 50 साल से कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ था। इसी तरह से जो है 1 रैंक 1 पेंशन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई खाली हेल्थ का इशू नहीं है, हेल्थ को तो देखिए ना, उन्होंने कितना बड़ा आयुष्मान भारत का कैंपेन शुरू किया, जिसमें 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की 25,000 अस्पतालों में कहीं पे भी चले जाएं उनको इलाज की, गरीब आदमियों को सुविधा। और अभी मैंने 2 दिन पहले सुना कि उन्होंने 70 साल से ऊपर के सभी बुज़ुर्गों के लिए भी अब आयुष्मान भारत लागू करने की बात की है। देश में 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्टोर्स खोल दिए हैं जहाँ दवाइयाँ 40-50% से लेकर 90% तक सस्ती मिलती हैं। अस्पतालों का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस का, लेबॉर्ट्रीज़ का। तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में हेल्थ में भी बहुत जिसे कहते हैं बड़े काम हुए हैं। कोविड के समय आपने देखा कि इतने बड़े 140 करोड़ के देश के लिए 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके 9 महीने में वैक्सीन को डेवलप करके उसको लगा देना, वैक्सीन को देश के लोगों को। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का भी आप ही की एडवाइस थी, आपने ही करके वैक्सीन का आपने प्रपोजल रखा था। देखिए ऐसा है कि हमको याद है, अकेला कोई आदमी नहीं करता है, सब कुछ हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में करते थे। और मैं क्योंकि विज्ञान का मंत्री भी था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, तो बायोटेक्नोलॉजी और ये सब डिपार्टमेंट्स मेरे पास थे। तो ये वैक्सीन का डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और इन सब विषयों से जुड़ा है। लेकिन जितने भी काम हैं हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से करते थे। उनका अगर इनिशिएटिव ना होता तो शायद हम लोग कोविड की जो इतनी बड़ी लड़ाई है उसको इतनी आसानी से नहीं लड़ सकते थे।